पहले कहते रहे कि 1 पे 1 बम आएंगे, फिर इस किस्म का आगे से काउंटर अटैक तो आएगा। रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत मरने वाले को ढूंढती है। मोर देन 30 कंट्रीज में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर औरतों के खिलाफ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। इट इज कराची। सही जवाब। ये मुझसे नाराज हैं और ये मुझसे बात नहीं करना चाहते और मैंने मना रही हूँ। खुशहाली के साथ साथ और उरूज नजर आता है, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी नजर आती है। अमीर को तो घर का मसला नहीं है ना, इस वक्त सारे प्रोजेक्ट्स बड़े। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी विंटर्स एज वेल, क्योंकि कराची में फाइनली सर्दियां आ गई हैं। बहुत जोरों शोरों से कल से हवा चल रही है और कुछ इलाकों में तो बूंदाबांदी भी हुई है। तलहा जी हाँ, और जो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान पिछले 2-3 माह से महसूस कर रहा था, कराची वालों ने वो अब फिर से महसूस किया। पिछली भी एक कोल्ड वेव आई थी, अब दोबारा एक कोल्ड वेव आई है, क्योंकि बलूचिस्तान की हवाएं कराची की तरफ आती हैं, वहाँ बारिशें हुई हैं। हम जानते हैं ग्वादर में ठीक ठाक बारिश हुई है, पानी आ गया काफ़ी सारा सड़कों के ऊपर, लोग परेशान भी हुए हैं। और वही हवाएं हैं जब कराची पहुंची हैं तो हमें अपने गर्म कपड़े पहनने का मौका मिल गया, फैशन करने का मौका मिल गया। यूजुअली हम जरा सी हल्की सी ठंडी हवाएं चलती हैं, हम कराची वाले खुश हो जाते हैं कि हमें ठंडे कपड़े गर्म कपड़े पहनने का मौका मिल जाएगा, हम कुछ विंटर फैशन में इन हो जाएंगे। लेकिन फाइनली अब आप प्रॉपर तरीके से इन हो सकते हैं, क्योंकि वाकई कराची में ठंड आ गई है। तो आगे बढ़ें और बात करें आज कुछ कोट ऑफ द डे, या फिर हम अच्छी बात की बात करते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि कौमों अपने नज़्म व ज़ब्त, या फिर कोई भी अगर कहें कि हम कामयाबी की जो कुंजी है या कामयाबी है तलहा, वो कभी भी शोहरत, दौलत, इन चीज़ों से नहीं कमाई जा सकती। पर इज्जत तो दौलत को ही मिलती है हमारे मुल्क में। नहीं, आप मुल्क की बात ना करें, मैं वैसे आपसे एक अच्छी बात डिस्कस कर रही हूँ। आप पॉलिटिकल में मत जाए ना तलहा। नहीं, मैं सोसाइटी में जा रहा हूँ, सोसाइटी में जा रहा हूँ। जो आज इसीलिए तो आज हमारी कौम पीछे है, क्योंकि आप देखें ये सब चीजें तो आप फिरौन नमरूद के पास भी थी, लेकिन उनका नाम लेने वाला आज कोई भी नहीं है। अगर आपको असली कामयाबी चाहिए तो वो है खुलूस, मोहब्बत और आपके अखलाक में। लेकिन आपने तो फिरौन नमरूद का नाम आज सुबह ले लिया है जुम्मे के दिन, तो मैं कहूँगा कि जुम्मा मुबारक। और मैं हमेशा जुम्मे का आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से और उनकी याद से करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हम में और हमारे अल्लाह में जो वाहिद अमल मुश्तरक है वो दुरूद व सलाम है, तो बेशक हमें दुरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, अब नजर डालते हैं बड़ी खबर पे। कराची को मेयर, पंजाब और केपी को निगरां वजीर आला का इंतजार। पीटीआई की बड़ी सियासी मिशन पर निकल पड़ी है, बड़ा सियासी बहरान पैदा हो चुका है। ऐवान में वापसी का फैसला भी किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम ओहदों के नामों का ऐलान जल्द होने का इम्कान। पाकिस्तान में सिंफी तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से अदालतें कायम करने वाला पहला एशियाई मुल्क। खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए ढेरों कवानीन मौजूद, फिर भी मुल्जिमान की सजा का तनासुब 3% से भी कम क्यों, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बगैर सपोर्ट, बगैर किसी सरपरस्ती, तने तनहा स्कॉश के रैकेट से नंबर 1 बनने की कहानी एहसन अयाज की जुबानी सुनवाएंगे आज आपको अपने प्रोग्राम में। और पंजाब की सकाफत को उजागर करती मोहब्बत की कहानी रंग इश्क़ेदा फिल्म की कास्ट दुनिया बोल है कि आज मेहमान होगी। पंजाबी फिल्म रंग इश्क़ेदा की कास्ट तला आ जाएगी। आप पंजाब की साइड पे ज्यादातर गए हैं, इंटीरियर साइड पे भी गए होंगे, लेकिन पंजाबी फिल्में और कुंडी ना खड़का मैंने कभी नहीं देखी। जितनी बात आप कुंडी ना खड़का की करते हैं तलहा, मुझे यकीन है कि आपने 2-3 बार तो लाज़मी और किसी देखी पंजाबी होगी। फिल्म का नाम नहीं मालूम, वरना मैं क्या करूं। जितनी बार आप उस मूवी की डिटेल्स में बात करते हैं, आप एग्री कर लीजिए कि हाँ मैंने सिर्फ नाम लिया, वरना डिटेल तो बताई नहीं अभी तक। डिटेल बताऊंगा सेंसर हो जाएगा सब कुछ। ये आ गए ना, डिटेल बताऊंगा, आपने देखी है इसलिए आपको डिटेल बताइए तो याद दिलाएं मुझे। आपने पहले भी 2-3 शोज में बता चुके हैं। खैर टॉप ट्रेंड में नजर डालते हैं कि आज के टॉप ट्रेंड, अरे इतनी दफा बताया, मैंने तो आज तक डिटेल नहीं बताई, मुझे नहीं मालूम, आप बता रही। चले आप बता दें जो बता रही है, बताएं जी। तो आप बताएं टॉप ट्रेंड में क्या शामिल है। क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं, भाई फुटबॉल का मैच था कल रात, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। इट वाज PSG वर्सेस अल नसर, रियाद कप हो रहा है सऊदी अरब में, जिसमें हमने रात गए, हमने देखा रोनाल्डो और मेसी को एक्शन में। क्या मैच था,
5-4 स्कोर हुआ। पहले मिनट से लेके 90th मिनट तक एक्शन ही एक्शन था, बड़ा मजा आया। अब आप क्रिकेट की बात कर लें। लेकिन ये कहीं भी टॉप ट्रेंड में है तला? प्रोड्यूसर साहब जो टॉप ट्रेंड्स निकालते हैं वो अपनी पसंद वाले निकालते हैं। नहीं, इंस्टा में भी टॉप ट्रेंड पे मुझे नजर नहीं आया था। तो कहीं आप फॉलो नहीं करेंगे ना फीफा को, आप टॉप ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि जी चचा जो है वो कौमी स्टार इफ्तिखार अहमद की धुआंधार बैटिंग और बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 45 गेंदों पर सेंचुरी का डाली है। क्या इस बात वजह है? से ये ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं खेलते जितना ये बाहर जाके दूसरी लीग में अच्छा खेलते हैं। ये क्या बात है वर्दा? खेल तो रहे हैं ना, जिसमें अब तक 12,000 से ज्यादा सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं और चचा इसीलिए जो है वो टॉप ट्रेंड में शामिल है। ये देखें, आप देख सकते हैं काफी सारे सार्फिन ट्वीट भी कर चुके हैं इफ्तिखार अहमद पे। देखें व्हाट अ परफॉर्मेंस। यकीनन टैलेंट बहुत है पाकिस्तानियों में, लेकिन वो टैलेंट तब ज्यादा निकलता है जब डॉलर मिलता है। अगले टॉप ट्रेंड की जानिब बढ़ें तला, क्या है? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और मैंडेट के हवाले से कोई अगला हमारा टॉप ट्रेंड है। हम जानते हैं कि अवाम जो है अपने मैंडेट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि मैंडेट जो है वो मिलना चाहिए उनको, और जो जिसको वोट दे रहे हैं वो पावर में आए। आई थिंक उसी हवाले से ये भी एक ट्रेंड है। बिल्कुल, आपके जो बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में जमात इस्लामी और पीटीआई ने धांधली के इल्जाम आयद किए थे और इसीलिए टॉप ट्रेंड में शामिल है। अब तक 6,000 से ज्यादा सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं और कह रहे हैं कि जी मैंडेट दो वरना मुल्क जाम कर देंगे। ये पहले जाम है और क्या जाम कर सकते हैं, वैसे ही पहिया जाम है मुआशी सूरत हाल का, सियासी सूरत हाल का, मुआशरती सूरत हाल का, बचा क्या? तलहा क्या हो गया सुबह सुबह इतने उदास? सच बोलने का आदमी वर्दा, मैं जो झूठ नहीं हूं ना, अगर हकीकत जो होती है मैं वही बोलना पसंद करता हूं। यकीनन हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनकी आल के नौकर हैं, मौला के नौकर हैं, तो हमें सच में यकीन रखना है। आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल हैपनिंग की बात करते हैं। कुछ 2 सूबों में असम्बली तहलील होने के बाद निगरां वज़राए आला का इंतखाब अब तक ना हो सका। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी को पंजाब के निगरां वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेर और नवेद चीमा के नाम भिजवाए हैं, जबकि केपीके में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की रिहाइशगाह पर कल मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी और गवर्नर गुलाम अली की एक मुलाकात हुई है, जिसमें ANP ने निगरान वज़ीर आला के लिए जफरुल्लाह खान का नाम तजवीज़ किया है। उधर सियासी मैदान से 2 मजीद अहम खबरें ये भी आ रही हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की जीत के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान उनके 7 नशिस्तों पे वो जीते थे, वो 7 नशिस्तें रख नहीं सकते। उसके लिए उन्हें 6 नशिस्तें छोड़नी पड़ेंगी और फिर दोबारा वहां ज़िमनी इलेक्शन होगा। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि खान साहब ने अब किसी भी एहतजाज से इनकार कर दिया है तलहा, और कल सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना भी करे तब भी उनका सड़कों पर आकर एहतजाज का कोई इरादा नहीं है, और ये एक बहुत हैरानकुन बात है। अगर आगे बढ़ेंगे, फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और पूछेंगे कि सर ये बताइएगा कि इतलात तो ये है कि पंजाब की निगरान वज़ीर आला के लिए पीटीआई की बात अगर की जाए तो सुनने में आ रहा है कि कुछ सेटअप अभी चल रहा है, डिस्कशन चल रही है। आखिर मामला कहाँ तक पहुंचा है, कौन होगा वज़ीर आला निगरान हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको इल्म है कि जो पीटीआई की तरफ से 3 नाम पेश हुए, वो तीनों इंतहाई मोतबर और एक इंतहाई प्रोफिशेंट और नेक नाम ब्यूरोक्रेट है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमजा शहबाज की तरफ से और पीडीएम की तरफ से और नून लीग की तरफ से 2 नाम तजवीज़ किए गए, वो दोनों कंट्रोवर्शियल। एक तो इंतहाई बदनाम ज़माना करप्ट तरीन नैबज़दा अहद चीमा, और दूसरा आसिफ जरदारी साहब के फ्रंट मैन हैं और मोहसिन नकवी साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से आप इनके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कितनी सीरियसनेस है कि निगरान हुकूमत एक न्यूट्रल, प्रोफिशेंट, दयानतदार और बासलाहियत हो। तो पहले तो मरहले पे ये फैसला नहीं हो सका, अब पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। उसमें भी अगर परसों तक ना हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और इलेक्शन कमीशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है, और हमें उम्मीद है कि अच्छा फैसला करेंगे। मुल्क इंतहाई दगरगू हालत में है। तो चौहान साहब, क्या केपीके में भी यही सूरत हाल रहेगी? जफरुल्लाह खान का नाम तजवीज़ किया गया है, उस पर भी इत्तेफाक होने का इम्कान है या नहीं? मैं वही बता रहा हूँ कि ये इंटेंशनली इत्तेफाक नहीं करेंगे। ये गलत किस्म के
बैड रिप्यूटेड और अनरेलेवेंट जनाब लोगों को ये प्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर ऑब्वियसली कंसिक्वेंटली इत्फाक नहीं होगा, एंड पे जाके इलेक्शन कमीशन के हाथ में जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जिसके हाथ में है वो आपको पता है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। फयाज साहब, खान साहब ने एक बहुत अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं भी होता तब भी वो अब सड़कों पर एहतजाज की कॉल नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। आखिर वजह क्या है, उन्होंने इतनी खामोशी इख्तियार करने का फैसला क्यों किया है? देखें, खान साहब के हवाले से और एक लीडर की हैसियत से मैं अक्सर कहता हूँ कि किया मैं उसका अपना से किनारा, जहाँ रिस्क का नाम है आबुदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बास की जिंदगी ज़ादाना, पटना पलटना पलट कर चलना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शादी बनाता नहीं आशिका। ये जो पटना फिर पलटना और फिर पलट के चपटना, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। तो अभी रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। अभी जरा हम 1-2 महीने इनको देख रहे हैं ना, ये करते क्या है, ये आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेके चलते हैं। अभी IMF के साथ इनका जो मुआहिदा हो नहीं पा रहा, IMF की शिकायत सख्त है, मुआहिदा करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम का दवालिया निकल जाएगा, मुआहिदा नहीं करेंगे तो माज़अल्लाह पाकिस्तान की मीडिया का दवालिया निकल जाएगा, जो तकरीबन 95% निकला हुआ है। मुल्क इन्होंने इंतहाई दगरगू पोजीशन ला के खड़ा कर दी। जब ये सारी पिक्चर 1.5-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगी तो फिर मैदान भी इधर है, आवाम भी इधर है, इमरान खान साहब भी इधर है, हम भी इधर है, सियासत भी इधर ही है। तो फिर हम देखेंगे, अब हमारे ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस लिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब जब कॉल देंगे तो मेरा ख्याल है यहाँ कॉल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्होंने मुल्क हालत तक ये ले जाएंगे तो लेके जा रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। जॉन साहब, आप कह रहे हैं कि एक में देखते हैं ये करते क्या हैं और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन हालात जो हैं वो क्लियर तो नहीं होने वाले हैं, वो मज़ीद ख़राब ही हो रहे हैं, सबको वाज़ेह नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने लेकिन आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया है, खान साहब के हक़ में फ़ैसला दे दिया है, नशिस्तें फिर से अब ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगी। हम लोग पहले दिवालिया हुए हैं, पैसे हैं नहीं, इलेक्शन पे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, आप जिस तरह आपकी पार्टी की पॉलिसी है, तो इस तरह अगर इलेक्शन ही होते रहे तो ये तो मुल्क का दिवालिया इलेक्शन ही निकाल देंगे। आपकी पॉलिसी ठीक है बार बार इलेक्शन करवाने की? इनकी दुरुस्त ये जो 35 इन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट किए, पहले कहते रहे कि 1 by 1 लोग आएंगे, टाइपशुदा रिजाइन है, मैं एक बंदे को बुलाऊंगा, उसके हाथ का लिखा हुआ रिजाइन लूंगा, फिर अचानक ही जनाब इनको पता नहीं नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कौन सा इल्हाम होता है कि जनाब ये 35 बंदों के जनाब रेजिग्नेशन कर लेते हैं। जब स्पीकर और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन वो एक पार्शियल रोल प्ले करेंगे तो फिर इस किस्म का आगे से काउंटर अटैक तो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फयाज हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उन्होंने बता दिया है आगे कि क्या होगा क्या नहीं और किस तरह से सारी सूरत हाल मुल्क की हमारे सामने है। अनकरीब इलेक्शन की डेट खुद ब खुद अनाउंस हो जाएगी। आगे बढ़े तला, जुम्मे का मुबारक दिन है, हमारा सेगमेंट होता है आलिम के बोल। हर जुम्मे तो नहीं होता, जब प्रोड्यूसर साहब चाहते हैं उस दिन कर लेते हैं। नहीं, ज्यादातर जुम्मे को होता ही है तला, जुम्मे के हिसाब से ही हम सेगमेंट करते हैं। ये क्या लेकर आए हैं? और आज का टॉपिक है हमारा, जो आज हम लेके आए हैं हमारे सेगमेंट आलिम के बोल में, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जमील राठौर साहब। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। उनसे सवाल करना चाहूंगी मैं। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि मुल्क के हालात इतने बुरे चल रहे हैं, हर जगह महंगाई है, बुरा हाल है, 2 वक्त की रोटी खाना भी एक गरीब इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, गरीब आदमी के लिए। ऐसे में किस तरह से आप बुराई से बचें, यानी कि हराम से आप बचें और हलाल और हक की रोजी आप खा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, बरदा आपका शुक्रिया, हमारे भाई गालिबन मैं नाम सॉरी भूल तलहा जतोई सर, खातिमे हुसैन तलहा जतोई सर, जतोई साहब, मैं भी मोरो नौशहरो माशाल्लाह सारे ये जतोई साहिबान सबको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका सवाल माशाल्लाह बर वक्त है और मौजू के लिहाज से और आज से और आजकल के दौर में जिस तरह महंगाई का तूफ़ान आ रहा है और जिस तरीके से हमारी हुकूमत अय्याशियों के पैटर्न पे चल रही हैं, तो बिल्कुल एक आम आदमी बल्कि ख़वास आदमी भी अब 2 वक्त खाना खाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है।
ऐसे में इंसान अगर चाहता है कि वो किसी तरीके सरवाइव करे, तो मैं समझता हूँ उसके पास एक दौलत अब भी बाकी है, वो है ईमान की दौलत, वो है ईकान की दौलत, वो है सब्र की दौलत, वो है तहम्मुल की दौलत। इसलिए कि जब इंसान मुश्किल वक्त में चलना उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो मैं समझता हूँ फिर उसे हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो भूख और प्यास की दौड़ जो सफ़ा मरवा में हम करते हैं वो याद करनी चाहिए। अगर इंसान बहुत ज़्यादा भूख से और इब्तिला से परेशान हो जाए, तो फिर मैं समझता हूँ आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो दौर कि जिसमें आपके बतन मुबारक पर 2-2 पत्थर बंधे नज़र आते थे, उसे वो सरकार की भूख याद करना चाहिए। वो सहाबा कराम की कसम पुरसी का आलम कि 3-3 दिन तक असहाब सुफ़ा को खाना नहीं मिलता था, वो दौर याद करना चाहिए। और अगर इंसान इस्तिकामत पर रहना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसे असहाब करबला की वो इब्तिला वो आजमाइश याद करनी चाहिए। बेशक अलामा साहब, ऐसा नहीं है कि हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि मौला अली का कौल है कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत मरने वाले को ढूंढती है। क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है और वो रिस्क हम तक वैसे ही पहुंचता है? राठौर साहब, जो हदीस हमारी टीम ने आज निकाली है, मैं चाहूंगा कि हम वो हदीस प्रोग्राम में शामिल करें। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका दो जहां रहमतुल आलमीन ने, कि जिस शख्स का गोश्त हराम से बना हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जहन्नुम उसके लायक और शायान शान है। आज की सोसाइटी में राठौर साहब आप देखिए कि हराम आम है, चोरी आम है, 2 नंबरी आम है, फ्रॉड आम है, और इसको अब लोगों ने अपना हक समझ लिया है। क्योंकि ज़माना ऐसा हो गया है, तो इस ज़माने में हम ये सूद भी खाते रहेंगे हलाल करके, और सूद का कारोबार भी हलाल समझेंगे, हर 2 नंबर काम को हलाल समझेंगे। रोशनी डालिएगा राठौर साहब। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसलिए कि इस्लाम जो है, अल्लाह तबारक व तआला बार बार हमें कुरान में तंबीह करता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, के ऐ मुसलमान, ऐ इंसान, तुझे हलाल रिस्क तरफ जाना चाहिए और शैतान के खुतूत पर या शैतान के तरीक़ पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए कि किसी भी सोसाइटी को अगर तबाह करना हो तो उसमें हराम शामिल कर दिया जाए, आप यकीन करें वो सोसाइटी तबाह हो जाती है। इसलिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया है कि या रसूल अल्लाह, मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं, यानी मेरी दुआएं कबूल हो जाए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रिस्क हलाल खाया करो, इससे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है। और एक हदीस मुबारक में आया कि जो रिस्क हराम खाए, खैर हराम तो रिस्क कहलाता नहीं, वो तो हराम है, लेकिन अगर कोई गलत रास्ते से रिस्क कमाने की तलाश शुरू करता है, तो फरमाया कि अगर एक लुक़मा हराम किसी के वजूद में चला जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उसकी दुआओं को, इबादत को कबूल नहीं फरमाता। राठौर साहब, एक हदीस मुझे याद आ रही है, उस पर भी रोशनी डालिएगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग अपना हलाल हराम करके खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क़यामत की क़ुर्ब क़यामत की निशानियां हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये निशानियां हम में आ चुकी है जदोई साहब। आम आदमी तो फिक्रे फर्दा में मुब्तला है, वो ठेला लगा रहा है, वो रक्षा चला रहा है, वो छोटी मोटी करप्शन और झूठ बोल रहा है, लेकिन खवास के अंदर और एलीट क्लास के अंदर, चाहे वो एलीट का ताल्लुक किसी इंसाफ से हो, अदल से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी हुक्मरान से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो, या किसका ताल्लुक किसी पॉलिटिशियन से हो, या उसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से हो, अगर ऑन द होल अगर हम देखें जितना भी एलीट क्लब है वो सारे के सारा करप्शन करना उसके लिए आम बात है, उसके लिए बुराई नहीं रह गया। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत, जिस तरह आपने फरमाया कि इंसान बुराई करेगा, उसे बुराई का एहसास ही नहीं होगा, वो समझेगा ये मेरा हक है। तो आप ये बताइए, क्या आज हम उस तबाही के दहाने पर नहीं पहुंच गए जिसके अंदर अवाम को तो छोड़ दीजिए, उसको बेचारे को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन वो खवास और वो लोग जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आते हैं, वो लोग जो स्टैनफोर्ड से पढ़कर आते हैं, वो लोग जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़कर आते हैं, वहाँ के माहौल में आकर जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर गरीबों का तमस्खुर उड़ाते हैं, उनके साथ तस्वीरें और सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या उन्हें एहसास है, क्या उन्होंने गरीब के पेट पर पत्थर बांधने की कोशिश की है, क्या उन्होंने गरीब के चूल्हे को जलाने की कोशिश की है? नो सर,
एब्सोल्युटली नो, जवाब आएगा कतई नहीं है। तो इससे बढ़कर मुआशरे में बेहसी और बेकिरदारी क्या हो सकती है कि वो तबका जो अवाम को उठाने की जिम्मेदारी लेकर ऐवान इक़्तिदार में जाता है, वो वहाँ पर जाता है तो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने की सोचता है और फिर बाहर अय्याशियाँ करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गरीब, मैं इंतहाई मोहतात के साथ ही जुमला कह रहा हूँ, लेकिन हक है कि अगर गरीब अपनी गुर्बत भूख की वजह से चोरी करता है तो फिर हाथ किसी गरीब का नहीं कटना चाहिए, बल्कि हाथ किसी हुक्मरान का कटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील राठौर सर, आपने अपना वक्त दिया, सूरत बातें की। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की, इनको समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी जिस नहज पर आ गई है, जहाँ 5 लाख से ज़ायद बच्चे हर साल रेप होते हैं, हम खामोश तमाशा देखते रहते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है, हम क्यों इतने बेहिस और बेबस हो गए। क़यामत की निशानियों में से एक है, तला ये बात वाज़ेह कर दी है अलामा साहब ने। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स की, और आपके फेवरेट स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो आप ही बताएं क्या खबर लेके आए हैं फुटबॉल के हवाले से। रियली आज हम फुटबॉल का जिक्र करने लगे अपने प्रोग्राम में। वाह, प्रोड्यूसर साहब मेहरबान हो गए। हम जानते हैं कि सऊदी अरब के शहर रियाद में रियाद कप जारी है, जिसका कल मैच था एल क्लासिको। ये एल क्लासिको उन मैच को कहा जाता था जिसमें रोनाल्डो और मेसी आमने सामने होते थे। पहले रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का होता था, तो हम लोग सब रेडी हो जाते थे कि क्लासिको मैच होने वाला है, बेहतरीन मैच होने वाला है, 2 दुनिया के बेस्ट प्लेयर आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज भी यही हुआ। पेरिस सेंट जर्मन PSG की टीम का मुकाबला था अल नसर से। हम जानते हैं कि रोनाल्डो को ऑलरेडी सऊदी क्लब अल नसर ने हायर कर लिया है। मेसी के लिए भी सुन रहे हैं कि उनको भी ऑफर्स आ गई हैं, तो अब रोनाल्डो और मेसी शायद सऊदी अरब में काफी वक्त गुजारेंगे। और ये रियाद कप कतर में, आप जानती हैं कितना बड़ा वर्ल्ड कप हुआ था, कतर की बड़ी इज्जत हुई दुनिया में। सऊदी अरब ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, इसीलिए उन्होंने करा दिया रियाद कप। और रियाद कप में पहला मैच ही ऐसा था कि दुनिया देखने आ गई, और क्या एंजॉय किया मैच। 5-4 से PSG ने मैच जीता। अल नसर सऊदी क्लब ने PSG को 4 गोल मारे। आई थिंक ये वो अचीवमेंट है, ये वो पैसे हैं जो उन्होंने रोनाल्डो के लिए दिए थे, और वो मोमेंटम है, मोराल है जो खिलाड़ियों में नजर आया, और टीम ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। इट वाज अ हैपनिंग मैच। और जिस तरीके से अरब वर्ल्ड यूरोप को फुटबॉल में अब हराने लगा है, तो यूरोप की जो मोनोपोली थी फुटबॉल की, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे। वर्दा चलें जी, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और अब फुटबॉल के शायकीन को ये खबर मिलेंगी तो वो खुश हो चुके होंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे हीरो पाकिस्तानी से जो अभी सिर्फ 23 साल के हैं, और उन्होंने यंगेस्ट स्क्वॉश प्लेयर का एजाज अपने नाम कर लिया है तला। और डेफिनेटली आप बहुत खुश होंगे क्योंकि फाइनली स्क्वॉश को मेरी ख्वाहिश थी कि हम जो है यकीनन स्क्वॉश को प्रमोट करें। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि प्रोड्यूसर साहब कब जहांगीर खान को या जानशेर खान को लाइन अप करेंगे, ताकि हम उनसे स्क्वॉश के और सीरियस इश्यूज डिस्कस करें, क्योंकि अगर वो लोग एक्टिव नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि स्क्वॉश अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सकती है। यही 2 लेजेंड्स हैं पाकिस्तान की स्क्वॉश के, और यही हैं जो पाकिस्तान की स्क्वॉश को वापस लाएंगे। एहसन नयाज हमारे साथ से मौजूद है। उन्होंने 2016 में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज अपने नाम किया था और वहाँ से शुरू किया अपना करियर। एहसन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। ये बताइए, स्क्वॉश इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ खड़ा है? आपको कोई सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से, इदारों से, सिस्टम से, नेटवर्क से? कुछ है स्क्वॉश को वापस वर्ल्ड मैप पे लाने के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। लाइक जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की, आई वाज 9 years old, और आफ्टर दैट उसके बाद जो है मैं फिर अंडर 11 से अंडर 19 तक पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन बना। और उसके साथ साथ ही लाइक आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू मलेशिया, तो वहाँ से कुआलालंपुर जूनियर ओपन मैं जीत के आया। और जैसे कि आपने बताया कि मैं वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन भी हूँ। पोलैंड में जो है हम वर्ल्ड जूनियर टीम चैम्पियनशिप जीते थे पाकिस्तान के लिए, और वो एक बड़ा टाइटल था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जो है लाइक आई मीन उसके बाद मैंने जब इंटरनेशनल सर्किट में PSA बड़े इवेंट खेलना स्टार्ट किए वर्ल्ड रैंकिंग के लिए, तो वो भी मैं एक टाइटल जो है मलेशिया में जो है मलेशियन टूर 4 जो है वो मैं जीत के आया। उसके अलावा काफ़ी लाइक मोर देन 30 कंट्रीज में लाइक मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और डिफरेंट टाइटल जो है मैं ला चुका हूँ। वर्ल्ड रैंकिंग क्या है आपकी इस वक्त? ऐसा वैसे
मेरी अभी वर्ल्ड रैंकिंग जो है 135 है। वो इस वजह से क्योंकि मैं जब फिनलैंड गया तो फिनलैंड के फिनिश ओपन में फाइनल मैच में इन 2018 आई ब्रोक माय ACL और तकरीबन फॉर 2 years आई वाज कंप्लीटली इंजर्ड। मेरी रैंकिंग जो थी वो 87 पे थी एंड I came back, मैं पाकिस्तान नंबर 1 था। I came back, I was like, okay, it's fine. मैं इंशाल्लाह हो जाएगा क्योंकि I am पाकिस्तान नंबर 1, even though I am being guest player as well. बिल्कुल होगा। ऐसे आप ये बताएं, आपकी फैमिली में और कौन स्क्वॉश खेलता है? आपको स्क्वॉश का शौक ही कैसे चला? हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा क्रिकेट का भूत सवार होता है सब पे। जी, स्क्वॉश जो है एक्चुअली हमारी फैमिली गेम नहीं है, लेकिन मेरे एक और भाई हैं जो स्क्वॉश खेलते हैं। He lives in the Sweden and he is the national champion in the Sweden. Oh wow. यही मैंने देखा है हैदराबाद का वर्दा, हमारा भी एक बड़ा अच्छा दोस्त था। He was a very good player। वो कनाडा शिफ्ट हो गया, अभी कनाडा की नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन यहाँ मौका नहीं मिलता। ये बताइए, हमारे एक और प्लेयर भी है, मोहम्मद आसिम खान, मैंने खास उनका नाम है। वो इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में 53rd पोजीशन पे आ गए हैं। आप भी माशाल्लाह ऊपर आ रहे हैं। आई थिंक 135th इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान को वापस उन दिनों पे हम कैसे लेकर आएंगे अयाज, जब हम जहांगीर खान, जानशेर खान हर मुकाबला जीत के आते थे। 5-10 साल हम दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन रहे थे, नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। वो दिन वापस कैसे आएगा? नहीं, ऑब्वियसली देखें, कोई भी स्पोर्ट्स आप प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं तो इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एक्सर्शन। दैट्स द फर्स्ट थिंग। यही बात जो है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। व्हेन आई वाज इन फिनलैंड, जब मैं फाइनल मैच में अपना ACL मैंने जो है ब्रेक किया, मैं यहाँ पे आया तो मैं यही समझ रहा था कि मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ और मुझे कोई मसला नहीं होगा, I'll be fine. I went to the United States. वहाँ पे मैंने अपना सारा जो है इलाज किया। वहाँ पे बाबा ने मुझे भेजा, गवर्नमेंट नहीं थी, कोई नहीं था कि ही इज पाकिस्तान नंबर 1 बिकॉज द होल लाइमलाइट इज टू द क्रिकेट्स। तो वहाँ पे सब कुछ जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अभी जैसे आसिम की एक ट्वीट जो है वो काफ़ी वायरल हो गई है। आसिम की तरह बाकी प्लेयर्स हैं जो कि इसी वजह से जो है लेकर मतलब कि हमारी स्क्वॉश और बाकी स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान में जो है पीछे जा रही हैं दिन ब दिन। यही एक रीज़न है कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं वो जितनी भी हैं वो क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। जितने भी बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी ज्यादातर उसी तरफ जा रहे हैं। अभी आई वाज पाकिस्तान नंबर 1, मैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हूँ, मेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट। अनबिलीवेबल, बहुत अफसोस की बात है, वेरी सैड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई स्क्वॉश एसोसिएशन उठ जाए और आप जैसे खिलाड़ियों को प्रमोट करे। ये बताइए, आपकी नजर में व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि क्रिकेट ने स्क्वॉश तबाह किया है, हॉकी तबाह किया है, स्नूकर तबाह किया है। हम इन तीनों खेलों में वर्ल्ड चैंपियन थे। अब हम कई दिहाइयों से सोच भी नहीं सकते इनका वर्ल्ड चैंपियन बनने का। आपने भी वही बात की है कि क्रिकेट सारा पैसा ले जाती है और किसी खिलाड़ी को स्पॉन्सर मिलता ही नहीं है। व्हाट इज टू बी डन? कुछ मशवरा दे दें इदारों को, लोगों को, कॉर्पोरेट्स को। नहीं, ऑब्वियसली देखें, जैसे कि अभी आपकी मीडिया की तरफ से मुझे अप्रोच हुई है, लाइक आई मीन एथलीट्स को मैं खुद, आप अगर मेरी सोशल मीडिया देखेंगे, आई ट्राई टू प्रमोट ऑल द एथलीट्स, क्योंकि बस मीडिया इज द मेन फैक्टर। मतलब क्रिकेट से थोड़ा सा हट के मीडिया को थोड़ा सा बाकी स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को जो है उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए। एथलीट्स को खुद ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राइट नाउ मैं अपने वीजास खुद ही देख रहा हूँ। राइट नाउ आई एम अ कोच ऑफ माई सेल्फ। राइट नाउ आई मीन व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई डाइट। मैं सारी चीज़ों का आई एम माई फिजिकल ट्रेनर, मैं अपना साइकेट्रिस्ट खुद हूँ। आई मीन बहुत, क्योंकि मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एक्सर्शन। तो एक टीम लेके जो है एक वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। वन मैन आर्मी है आप ऐसे वन मैन आर्मी है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि अरबाब इक्तिदार, स्पोर्ट्स बोर्ड और स्कॉश एसोसिएशन ख्वाब खरगोश के मजे लेने से बाज आ जाएं, उठ जाएं अपनी नींद से। प्लीज वेक अप। थैंक यू सो मच एहसन। हमारी दुआ है कि आप मजीद आगे तरक्की करें और आप स्क्वॉश में पाकिस्तानियों का नाम मजीद आगे रोशन करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, पाकिस्तान दुनिया का
एशिया का बल्कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां सिनफी तशद्दुद के खिलाफ बाकायदा अदालत बनाई गई है। और इस अदालत का मकसद ये था कि जो जेंडर राइट्स होते हैं वायलेशन पर काबू पा सकें और ख़वातीन पर जुल्म करने वालों को बर वक्त सजाएं मिल सकें। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। दुनिया में पहली बार अपनी नौयत का एक ख़ास अदालत इससे इंसाफ मांगने वाले इंसाफ से ही महरूम है। सिनफी तशद्दुद के खिलाफ बनी अदालत में गवाहों के लिए खास इंतजामात और वीडियो लिंक के शवाहिद की सहूलियात होने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन का अमल इतना स्लो है कि जराइम में सज़ा की शरह सिर्फ 3% है, यानी कि सिर्फ 3% तक महदूद है और केसेस के फैसले इंतहाई लेट होते हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर रिदा ताहिर। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम रिदा एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। रिदा, ये बताइएगा कि आप हमारे यहाँ ये एशिया में पाकिस्तान ने पहला ऐसी अदालत बनाई है जिसमें जिनसी तशद्दुद के खिलाफ या फिर ख़वातीन पे हुए कोई भी तशद्दुद के खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं। इसमें लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में या नहीं? कि पहला सवाल तो ये है, जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अलग अदालत बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो जिनसी तशद्दुद के या सिनफी तशद्दुद के विच इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसके विक्टिम्स और सर्वाइवर्स होते हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है ताकि वो कोर्ट में कॉन्फिडेंस से अपनी टेस्टिमनी सारे रेप केसेस यहाँ आने चाहिए। सारे रेप के केसेस अब स्पेशल कोर्ट्स के अंदर ही आते हैं जो एंटी रेप एक्ट 2021 के अंडर स्टैब्लिश हुए थे। सो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो स्टार्ट हुए थे पंजाब में सबसे शुरू में जस्टिस आसिफ सईद खोसा हु वाज द देन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, उनकी लीडरशिप के अंदर ये स्टैब्लिश हुए थे। लेकिन उसके बाद जब लाहौर मोटरवे रेप केस हुआ तो 2 ऑर्डिनेंसेस पास हुई थी, एंटी रेप ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से। उसके बाद पार्लियामेंट ने उसको रिन्यू होने के बाद एक एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट इनेक्ट किया था, उसके अंडर स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए थे। तो वो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्हीं को स्पेशल कोर्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। और अब जितने भी सिनफी तशद्दुद के केसेस होते हैं उसमें छोटी कम उम्र की शादियाँ भी शामिल होती हैं, उसके अंदर घरेलू तशद्दुद भी शामिल होता है, उसके अंदर जिनसी तशद्दुद भी शामिल होता है। तो क्या लोगों को इसकी अवेयरनेस है कि इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स बने हुए जहाँ जाके आप केस फाइल कर सकते हैं? क्योंकि जैसे देखा गया है कि सिर्फ 3% लोगों को यहाँ पे जो है वो सज़ा मिली है, बाकी केसेस ऐसे ही चल रहे हैं, इतना सुस्त रवि से ही चल रहे हैं, बाकी केसेस चल रहे होते हैं। क्यों? लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते आजकल, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अदालतें वकीलों की फीस कहाँ से अफोर्ड करेंगे? देखिए ये कहीं वकीलों को भी नहीं पता है इसके बारे में। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी वकीलों को इसलिए नहीं पता होता क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स में प्रैक्टिस नहीं करते। सो ये इन केसेस के बारे में आम इंसानों को भी, मतलब जो जिनकी कोर्ट से रसाई नहीं है या लीगल बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। लेकिन जब FIR दर्ज होती है किसी भी जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम के अंदर तो डायरेक्टली वो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट में ही जाते हैं। मतलब नेचुरली उनका प्रोसीजर ही ये होता है कि किसी और कोर्ट में जाने के बजाय वो वहीं पे उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। बैरिस्टर साहब, कोर्ट्स पे कोर्ट्स बने जा रहे हैं लेकिन जो 22 लाख पेंडिंग केस हैं वो कम नहीं हो रहे। देखिए उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, उसके अंदर ये भी रीजंस हैं कि बार बार वकील खुद भी एडजमेंट्स लेते हैं, उनकी स्ट्राइक्स होती हैं। जब केस लंबा चलेगा बैरिस्टर साहब तो ही तो वकील ज़्यादा कमाएगा। अगर मेरे पास 50 केस हों और मैं उनको 25 साल चलाऊं, हर महीने अपने क्लाइंट से फीस लूं, तो 50 बंदे हर महीने मुझे जब 2-2, 4-4, 5-5, कहीं 50 लाख और 1 करोड़ की डील्स भी होती हैं दे रहे होंगे, तो सोचिए ना, मेरी तो हर महीने लॉटरी लग रही है। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि पर जो प्रोसीडिंग है उस पर केस के फ़ीस नहीं ली जाती बल्कि टोटल केस की फ़ीस ली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बेल किसी को करवानी है, किसी अक्यूज़्ड को करवानी है या प्रोटेक्शन एप्लीकेशन किसी सर्वाइवर को चाहिए तो उसकी ओवरऑल एक ही बार फ़ीस ली जाती है। बट द इशू इज़ के वकील ज़्यादा केसेस ले लेते हैं और उसके साथ होता ये कि साइमल्टेनियसली जिस दिन उनका हाई कोर्ट में केस होता है उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसी दिन केस होता है, तो वो प्रेफरेंस कभी भी किसी भी केस को दे सकते हैं, या तो वहाँ से एडजमेंट ले लेते हैं और हाई कोर्ट चले जाते हैं। बड़ी पार्टी है बैरिस्टर साहब वकीलों की आजकल। अच्छा रिदा, आप बताएं, सिनफी इम्तियाज़ पे आपने एक आर्टिकल लिखा था और आपके साथ भी कोई हादसा पेश आया था, उसके बारे में बताएंगे आप? अच्छा, दरअसल होता ये है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर औरतों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। तो मैं जब कोर्ट्स जाती हूँ तो मुझे कम औरतें नज़र आती हैं जो प्रैक्टिस करती हैं एज़ वकील। तो उसकी वजह से जो जेंडर ब्यास होता है कुछ वकीलों के अंदर, काफ़ी वकील बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होते हैं लेकिन कुछ वकील अजीब अजीब तरह की बातें भी करते हैं। तो
मेरे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंस फेस हुआ था, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर ही हुआ था, जब एक दूसरे वकील ने मुझे कहा था, मैं यूनिफॉर्म में थी, कि आप अपने सर पे दुपट्टा लें, विच इज़ माई ओन पर्सनल प्रेफरेंस व्हाट आई वांट टू डू विद माय यूनिफॉर्म, बट द पॉइंट इज आई वाज प्रॉपर्ली ड्रेस्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो आप ये देखें कि वकील के साथ इस तरह से हो रहा है, नहीं, एक वकील के साथ जब इस तरह की चीजें कोर्ट में हो रही हैं खड़े होकर, वकील भी केस फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे ये बताएं। हाँ, देखिए, इट टोटली डिपेंड्स। अगर उसने मुझे इस तरह की हरासमेंट की है तो मैं उसका जवाब उसी वक्त दे सकती हूँ। आई डोंट नीड टू, कोर्ट में ऑलरेडी पेंडेंसी केसेस की हो रही है। उसके अलावा एक एक्सट्रीम एक्सटेंट के कुछ केसेस होते हैं और कुछ केसेस होते हैं जो इतने एक्सट्रीम एक्सटेंट के नहीं होते। सो आई वाज एबल टू रिस्पॉन्ड टू हिम देयर एंड देन। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं उसके ऊपर एक्शन लूँ। सो there and then I responded to him and I informed him that, you know, this is my choice, right, because I'm wearing my uniform, this is my choice. सो जहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं कॉग्निजेबल होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, सो ऑफ कोर्स मैं एक्शन तो ले सकती हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि ऑलरेडी अगर मैंने उनको समझा दिया एक बात, देन आई डोंट नीड टू टेक एन एक्शन। लेकिन जब आपके साथ एक वकील के साथ कोर्ट में इस तरह से हो रहा है, तो विक्टिम के साथ कितना ज़्यादा बुरा होता हो, किस तरह के सवाल उनसे किए जाते होंगे, स्पेशली अगर हम बात करें कोई जिनसी तशद्दुद का या ज़्यादती का केस आ जाता है, तो वकील तो किस तरह से उनको परेशान करते होंगे कि वो बेचारी बोलने के काबिल भी नहीं रहती होंगी। क्या होता होगा विक्टिम्स के साथ? जैसे मैं भी तो एक वकील हूँ ना, और मैं सर्वाइवर्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करती हूँ, तो काफ़ी अच्छे वकील हैं जो सर्वाइवर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ हैं जो अक्यूज्ड को या जो ऑफेंडर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वकीलों का नाम बताएं, लोग सुनना चाहते हैं, लोग बोल रहे हैं यार ये नाम कंफर्म करें, इनसे कौन से हैं? देखिए, मैं भी मुफ्त और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती हूँ, तो जब मैं कोई भी जिनसी तशद्दुद का या ह्यूमन राइट्स, हाउ कैन पीपल कांटेक्ट यू? they can, I guess, contact me through my email. I would not be comfortable. email बता दीजिए ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सकें। My email is ridaatahir@gmail.com. So it's Rida Tahir. रिदा, कोर्ट में विक्टिम ब्लेमिंग कितना होता है? जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं तो उसके बाद एक औरत के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना सबसे ज्यादा आसान है। रेप विक्टिम से पूछते हैं, है कोई आपके पास गवाह बता सके कि आपका रेप हुआ है? देखिए, इसके ऊपर एक फेडरल शरीयत कोर्ट की भी जजमेंट आ चुकी है कि एक औरत से ऐसे सवाल जो उसकी प्रीवियस करैक्टर को या उसके करैक्टर को मिलाइन करे, ऐसे सवालात पूछना मना है कि जिससे उसका करैक्टर ख़राब हो, एक रेप के विक्टिम का करैक्टर ख़राब हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आतिफ ज़रीफ के केस में रिसेंटली उसको कंफर्म किया था, जब उन्होंने 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट को प्रोहिबिट किया था। तो हमारे पास बहुत अच्छे मैकेनिज़म्स कानून में अवेलेबल हैं। तो फिर इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता रिदा? अगर हमारे पास इतने ज़्यादा अच्छे कानून में पॉइंट्स मौजूद हैं, हम इस चीज़ पे लड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं इन चीज़ों को रेस किया जाता? क्यों हम हमेशा विक्टिम को ही, उनके साथ इतना बुरा होता है कि आखिर में वो खुद ही थक हार के केस वापस ले लेते हैं या छोड़ छाड़ के चले जाते हैं कि जी अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है? प्रोलॉन्ग क्यों प्रोसीडिंग्स होती हैं इतनी? देखिए, एंटी रेप एक्ट के अंदर तो 4 माह के अंदर केस कंक्लूड हो जाना चाहिए, लेकिन द इशू इज़ द सेम जो आप लोगों ने भी रेस किया कि एडजर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें कभी वकील नहीं आते, कभी कंप्लेनेंट्स नहीं आते, कभी सर्वाइवर्स खुद नहीं आ पाते क्योंकि वो अपनी टेस्टिमनी नहीं देना चाहते, वो डर जाते हैं। सो कुछ मैकेनिज़म्स हैं सर्वाइवर सेंट्रिक, जैसे इन कैमरा ट्रायल, जहाँ पे जज जो है वो सबको कमरे से बाहर निकाल के सिर्फ सर्वाइवर की उस वक्त टेस्टिमनी लेता है ताकि वो थ्रेटन और इंटिमिडेट ना हो जाए। एक कर्टन यूज़ होता है कि ऑफेंडर को, अक्यूज्ड को और सर्वाइवर को एक दूसरे की नज़र ना देख सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इस तरह के काफ़ी विटनेसेस वेटिंग रूम भी होते हैं जहाँ पे वहाँ पे वो अलग एक रूम में उनको एक जगह मिल जाती है जहाँ पे वो बैठे हों और कोई उन्हें थ्रेटन या इंटिमिडेट ना कर सके। ऐसे काफ़ी मैकेनिज्म, जिस तरह हैदराबाद के अंदर विटनेस वेटिंग रूम स्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन कुछ कोर्ट्स हैं जहाँ पे अभी तक वो स्टैब्लिशमेंट्स नहीं हुए। हैदराबाद की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे पूरे हफ्ते में एक ही दिन जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, ट्यूसडे को। उससे भी डिले होता है बिकॉज हफ्ते में सिर्फ एक वीक सारे वकील वो नहीं कर सकते। कराची में ये होता है कि सारे दिन ही वो मंडे टू सैटरडे उनमें प्रोसीडिंग्स चलती हैं। जैसे जिनसी तशद्दुद ही नहीं, इसमें हम घरेलू तशद्दुद भी जो होता है, ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, अच्छा आपको वर्बली भी अब्यूज़ किया जाता है, तो उसके केसेस भी फाइल होते हैं, आते हैं आपके पास इस तरह के केसेस? अच्छा, इसके अंदर होते हैं, ऐसे केसेस भी फाइल होते हैं क्योंकि ये सूबाई एक इशू है। इसमें पंजाब में अलग एक्ट है 2016 में, जिसमें अभी एक जजमेंट भी आई है फेडरल शरीयत कोर्ट की, उन्होंने उस एक्ट को अपहेल्ड किया है। और सिंध में अलग है जो 2013 में आया था, उसमें जज्बाती तशद्दुद, वर्बल तशद्दुद, फ़िज़िकल तशद्दुद वो सारे शामिल हैं। और वर्बल तशद्दुद के ऊपर मैंने खुद एक केस में काम किया था जहाँ पे एक कोर्ट ने, एक जज ने कॉग्निजेंस ली थी और उसको एक्सेप्ट किया था कि इमोशनल अब्यूज़ भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर शामिल होता है। रिदा, वकील क्यों बनी? मेरा यही था क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ, तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू हेल्प पीपल
ग्रांट देम देयर राइट्स। मैं एनिमल्स के हकूक़ पे भी मैंने काफ़ी काम किया, मैंने इंसानों के हकूक़ पे भी काफ़ी काम किया है। मैंने एक सिंध हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था जहाँ पे मैंने एनिमल्स को रेस्क्यू भी करवाया था और उनको रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड की गई थी। जब आप लोअर कोर्ट्स में जाती हैं तो आपका दिल रोता नहीं है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, मैं काफ़ी टाइम तक स्ट्रेस आउट भी रहती हूँ कि जो लोग हैं उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं एंड यू नो दे आर वेरी ओवर क्राउडेड। कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग होते हैं और इवन मेडिकल लीगल ऑफिसर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी बैठे हुए होते हैं कभी कभी कोर्ट के बाहर, क्योंकि उनकी भी टेस्टिमनी चलती है केसेस के अंदर, तो उनके भी बैठने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। तो इट्स जो सिचुएशन है ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सैड प्लेस फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म के इंसानी लोग आते हैं। होता ये है कि जब कोई नौजवान वकील बनता है ना, सिटी कोर्ट जाता है तो कहता है कि यार छोड़ो वकालत छोड़ो यार, किसी और पेशे में चलते हैं। दिस इज वेरी स्कैरी। थैंक यू सो वेरी मच। बैरिस्टर रिज़ा ताहिर हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब कुछ एंटरटेनमेंट का जिक्र कर लें तलहा। Why not? Why not? सुबह पंजाब के सकाफत और कल्चर के रंगों की बेहतरीन अक्कासी करती हुई फिल्म रंग इश्के-दा रिलीज हुए हुए उसको एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है। कॉमेडी और मोहब्बत के रंगों में डूबी हुई इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं अली अब्बास, सैयद आमना राही और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारिया खान जो लीडिंग कैरेक्टर नज़र आ रही हैं इसमें एज ए हीरोइन, और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं परवेज़ कलीम। उन्होंने ये मूवी बनाई है और हमारी इस मूवी की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है हमारे लाहौर स्टूडियो में। उनको वेलकम कहेंगे स्टार कास्ट को, अली अब्बास एंड ज़ारिया खान। वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी अली अब्बास, ज़ारिया खान से कि आप दोनों का ये पहला डेब्यू था इस मूवी में, तो कैसा लगा मूवी करके आपको? ये कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार मूवी का? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है वालेकुम आपके साथ अस्सलाम बात करके। जी थैंक यू। तो आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। बहुत कुछ सीखने को मिला, बिल्कुल बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने के लिए चीज़ें मिली कि आइंदा करने के लिए, और इससे सीखा है। आप ज़िंदगी के हर मोड़ पे हर कदम से आप सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ज़ारिया से मेरा सवाल है, साथ काम करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे मौके मिलते हैं। यस अग्रीड अग्रीड। ज़ारिया मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, ये बताइए कि इज इट कराची, इज इट कराची और इज इट कराची? इट इज कराची। सही जवाब। वाटर कूलर आपका हुआ। व्हाट मूवी के बारे में योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, कौन सा सीन आपका फेवरेट है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट द मूवी ज़ारिया? मेमोरेबल मोमेंट्स तो हमारे सारे ही रहे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है फॉर द फिल्म, तो हर सीन को, हर मोमेंट को हमने बहुत इंजॉय करके किया। लेकिन सीन्स के दौरान जो कोई थोड़ा हंसी मजाक हो जाता था, एक सीन मुझे और अली को याद है आज भी, वो मक्खी वाला याद है आपको? तो वो बताइए इन्हें क्या किया था मक्खी ने? मक्खी ने ये किया था कि इसका नाम फिल्म में होता है लक्की। तो वो नगमा बेगम हमारी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट माशाल्लाह से, तो वो एक सिचुएशन होती है, सीन होता है बड़ा इमोशनल सीन चल रहा होता है, सब रो रहे होते हैं सीन में ना, तो उन्होंने एक डायलॉग बोलना होता है कि मैनू माफ़ कर दे लखिए कि मेरा पुत्र अपनी मर्जी कर बैठा है। तो वो आके कहती हैं मैनू माफ़ कर दे मक्खिए। तो सारे वहाँ पे बहुत जो ना हंसना शुरू कर देते हैं, तो इतना सीरियस चल रहा है। उसको सीरियस होता है, उसको दोबारा टेक किया जाता है, फिर उनके से फंबल हो जाता है, मैनू माफ़ कर दे मक्खिए। इतनी छोटी क्यूट सी मक्खी है, उनके मुंह से मक्खी निकल रहा होता है। अच्छा मैं पूछना चाहूँगी कि मूवी के फीडबैक कैसा आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि फिर मैं अली अब्बास से बात करना चाहूँगी कि अली आपके बारे में, आपकी एक्टिंग के बारे में लोग काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग मज़ीद बेहतर हो सकती थी, कुछ इस तरह के रिव्यूज़ सामने आए हैं, तो कैसे सामना कर रहे हैं इन रिव्यूज़ का, इन कमेंट्स का, क्रिटिक्स का? सर देखिए जो तनकीद है वो हक है हर एक का, ठीक है, तो ये बेटरमेंट के लिए होती है तनकीद, बराए इस्लाह जो ना बहुत ज़रूरी है, तो उससे इंसान सीखता है कि जो गलतियां मैंने की हैं फर्दर इंशाल्लाह वो मौका मिले तो नहीं करनी चाहिए। अग्रीड। क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा करें तनकीद,
बिल्कुल। जारिया के ऊपर क्या क्रिटिक्स कह रहे हैं वर्दा? जारिया के ऊपर निका जारिया ने कहा है कि एक्टिंग अच्छी है, उनके डायलॉग मजीद वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी कोशिश की है जारिया ने। अच्छा जारिया, ये बताइएगा कि आपके साथ एक और भी मूवी में कास्ट है, आमना भी थी ना? आमिना नाम है ना, आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, शहर से आप आती हैं कि वो आती हैं? आप शहर से वो आती हैं। शहर से वो आती हैं और आप गांव की ही गोरी बनी हैं, जिसमें फिर आप लोगों की लव स्टोरी का ट्रायंगल। अच्छा, डायरेक्टर साहब ने इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बार बार क्लाइमेक्स दिखाने की कोशिश की है, बार बार सस्पेंस, फिर दोबारा से थ्रिलर। तो इस पर भी लोग काफ़ी कह रहे हैं कि नहीं जी, मूवी एक अच्छी सॉफ्ट रोमांटिक और कॉमेडी मूवी चल रही थी, बार बार क्लाइमेक्स डालना भी अच्छा नहीं है। तो मूवी करते हुए दौरान आप लोगों को ये चीज़ फील हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, है। उस टाइम तो हमें बस ऐसा लग रहा था कि मतलब ऑब्वियसली एक थ्रिल और एक सस्पेंस तो रहना चाहिए ना स्टोरी में, वरना स्टोरी बिल्कुल एक स्मूथ और एक ही पैरेलल वे में चलती रहे तो बार बार तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ट्विस्ट होना चाहिए। अच्छा, बार बार नहीं था। अच्छा, जो टर्निंग पॉइंट होती वहीं पे थी। अच्छा, चलें जी, लोगों का अपना देखने का नजरिया है। मैं सवाल पूछना चाहूँगा जारिया से। जारिया, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस? क्या सोचा था इंडस्ट्री कैसी होगी? लोग बहुत सारी बातें करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल ये रहता है कि यार हमेशा हमारी फिल्में लव स्टोरीज पे क्यों बनती हैं? कोई अच्छी मॉरल्स के ऊपर, अच्छी वैल्यूज के ऊपर, विद अ वेरी नाइस मैसेज फॉर अवर सोसाइटी, जिससे हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव तब्दीली आए, ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनती जारिया? जी, वैसे बननी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए, ऐसे जो स्टोरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए। ये तो हमारे राइटर्स को चाहिए कि इस पर थोड़ी वर्किंग करें, और हम तो तैयार हैं, हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें जैसा कहा जाएगा हम हर वो कैरेक्टर अच्छे से प्ले करने की कोशिश करेंगे जितना हमारी साइड से अच्छा हो सकेगा। और बाकी ये कि मुझे तो फिल्म का फीडबैक बहुत अच्छा आया, मेरे जितने सर्कल के लोग हैं उन सबको बहुत पसंद आई स्टोरी, एक्टिंग, हमारी फिल्म के गाने बहुत पसंद आए, अच्छा था। जारिया, गाने की बात आपने छेड़ी तो आपका एक गाना है येलो ड्रेस में, टुडदाए बदन सजन। जी, टुडदाए बदन सजन, फिर से बोलिएगा वर्दा। मैं तो पंजाबी एक्सेंट मेरा है नहीं। हाँ, टुडदाए बदन सजन, टुडदा बदन। हाँ, मेरा एक्सेंट सही, अगर मैंने सही से नहीं बोला तो टुडदा बदन बड़ा ही सजन। अच्छा, हाँ, व्हाटएवर, जो भी, क्योंकि मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। तो उस गाने में काफ़ी कहा जा रहा है कि उसमें मिलाया जा रहा है आपको जो रवीना टंडन का बहुत फेमस गाना है टिप टिप बरसा पानी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसमें चूड़ियाँ एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था पुरानी पाकिस्तानी मूवी का, उसकी भी झलक, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है उसमें। तो क्या वाकई ऐसा सोच के वो गाना बनाया था या जस्ट ये इत्तेफाक है? टिप टिप बरसा पानी। मैं बताता हूँ उसके बारे में, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअली ये कि जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं फिल्म के, उन्होंने ही चूड़ियाँ फिल्म का म्यूजिक दिया था। तो शायद ये फिर उनकी वजह से हो सकता है कि देखें, बात ये प्रोड्यूसर होते हैं या एक्टर होते हैं, एक्टर स्पेशली, उनके पास जो स्क्रिप्ट आता है, जो चीज़ आती है, उन्होंने तो उस पर काम करना होता है। अब पीछे से जो स्टोरी आई है, जो गाने आए हैं, हमारा काम है परफॉर्म करना। तो बाकी देखें कि अगर वो हैं, लेकिन तो अली, इस सॉन्ग में आपके कोई एक्सप्रेशंस क्यों नहीं थे? आप क्यों पुराने जमाने की मूवीज के हीरो की तरह स्टैटिक हुए हुए थे, नो एक्सप्रेशंस, नो इमोशंस? क्यों? ये डायरेक्टर साहब ने कहा था। आप जब फिल्म देखेंगे ना, तो मेरी बात सुनिए, आपने शायद गाना देखा है, जब आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म में वो सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बिल्कुल पत्थर का हो चुका हुआ है। उसमें सिचुएशन स्टोरी बोर्ड ऐसी है उस गाने की कि ये मुझसे नाराज हैं और ये मुझसे बात नहीं करना चाहते और मैंने मना रही हूँ, कुछ कह भी नहीं सकता। वही बात ये कि एक बंदा एक ट्रांस में होता है, तो वो अपनी ट्रांस में बैठा हुआ, तो वो स्टोरी से जैसे हमारे डायरेक्टर ने हमें बताया। जारिया, योर फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द मूवी, मैं चाहता हूँ अपनी मूवी का फेवरेट डायलॉग आप हमें सुनाएं या फिर कोई गाना सुना दे, योर कॉल। एंड सेम गोज फॉर अली अब्बास, आपको भी सुनाना होगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारी फिल्म का टाइटल सॉन्ग ही हम सुनाना चाहेंगे। रंग इश्क दा मिलके सुनाते हैं हम आपको। अच्छा, हमारी मतलब वॉइस ऑब्वियसली, मतलब हम सिंगर नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं गाना आता हमें, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। शक्लें अच्छी हो तो लोग वैसे गाना कम सुनते हैं। ये भी है, शुरू करें। चलें। अच्छा जी, रंगा विचो रंग में वेखे लखा, एक रंग मेरे दिल विच वसदा ओनू दसा, जिन्नू चढ़ जावे मर के नी लथदा, नहीं रंग इश्के दा, ओ रंग इश्के दा, जिन्नू चढ़ जावे मर के नी लथदा, नहीं रंग इश्के दा।
क्या बात है, क्या बात है। इस मूवी में 8 गाने, आपको पता है चला? वाह, गाने लगता है ना। 8 गाने मैं बताता हूँ, 8 गाने नहीं 6 गाने बेसिक हैं जो पिक्चराइज हुए हैं। वो जो 2 गाने हैं वो एक छोटे छोटे पीस हैं, वो ओवरलैप हैं, मतलब जैसे सिचुएशन होती है, आप स्टोरी चल रही होती है तो वो आप बैकग्राउंड म्यूजिक दे दें या उस पे आप वो चला दें। अली अब्बास, अब थोड़ी सीरियस बात करना चाहता हूँ मैं आपसे ना। मूवी का नाम है रंग इश्क-ए-दा। आपको कितनी बार इश्क हुआ है? जी सर मुझे तो हर बार ही हो जाता है। और ज़रिया, आपको कितनी बार इश्क हुआ है? काम से जो इश्क, काम से इश्क की मैं बात कर रहा हूँ। इश्क तो इश्क होता है ना, काम से इश्क कभी भी हो सकता है। मेरा ख्याल है हर काम से हो जाता है, पहला और सच्चा लगता है। स्वीट। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ारिया खान और अलिया अब्बास, रंग इश्क, 2 मेन कैरेक्टर, दोनों हीरो हीरोइन हमारे साथ एक्टर एक्ट्रेस मौजूद थे। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और उम्मीद करते हैं आपकी मूवी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगी आगे बॉक्स ऑफिस पे पंजाब के। और आगे बढ़े तला बात करते हैं कुछ सितारों की। आप करती हैं हमेशा, आप करें कंटिन्यू। सितारों की बात करते हैं, देखते हैं सियासी कशमकश किस तरफ चल रही है, क्या चल रहा है। हमारे साथ आगा बहिश्ती साहब मौजूद हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। मैं ये सोचता हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है ना, तो इसीलिए इनके तजिए बायस होते हैं और हमेशा ये पीटीआई की साइड ज्यादा ले रहे होते हैं। नहीं, मैं इनसे पूछती हूँ, हमेशा इनको लेने का मेरा मकसद ये होता है कि मुझे पता चले कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या वाली है, क्या होने वाला है, उनकी प्लानिंग क्या है, उनके सितारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि आगा बहिश्ती साहब भी पीटीआई के सितारे देख रहे हो। मुझे लगता है मनूवर कर रहे हैं पीटीआई के सितारे। देखते हैं। चले जी, आगा बहिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँ, दुरुस्त मैं इमरान खान के फॉलोअर ज़रूर हूँ। जब हम किसी टीवी चैनल पर बैठते हैं तो मुकम्मल तौर पर इल्मी राय देते हैं, तो ये बात जाहिर बात किसी न किसी वाबस्तगी तो होती है। आप में से भी कोई भी होगा, किसी को वोट देते होंगे। दुरुस्त हम इमरान खान से मोहब्बत प्यार जरूर करते हैं। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उस दौरान पूरी इल्मी और तवज्जो के साथ बात करते हैं। आपके ही चैनल पे मैंने कहा था कि इस जनवरी में पंजाब और KPK की हुकूमत चली जाएगी, तो मैं कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अपनी प्रेडिक्शन के हवाले से बात करना होता है। बाकी सियासी वाबस्तगी इसमें कोई शक नहीं है कि मोहब्बत खुलूस इमरान खान के साथ है। जी तो बताइएगा बहिश्ती साहब, आगे जो सियासी कशमकश के साथ मईशत का जो बिगड़ती सूरत हाल है, जो बुरी हो रहा है, मजीद एक्सक्यूज मी सॉरी, मईशत मजीद बिगड़ती जा रही है, आगे सितारे क्या होने वाला है? देखिए, सितारे तो ये कि इस वक्त गर्मा गर्मी तो शुरू है और खुसूसन फरवरी और मार्च में हम उरूज पे देखेंगे और पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात तो इंतहाई जवाल परेशान कुन है और तकलीफ दे हालात है। और अगर ये कहूँ तो कोई गलत नहीं है कि पाकिस्तान अवाम के लिए कोई ये जो मौजूदा हुकूमत है उससे कोई अच्छा खबर नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ का सितारा इस वक्त बहुत जवाल और परेशानी और मुश्किलात और मसाइल पर है। अगर हुक्मरान हमारा सबसे जो बड़े ओहदा है वज़ीर आज़म का, अगर वो गर्दिश में होगा तो फिर यकीनी बात है उसके असरात पाकिस्तानी अवाम पे पड़ेंगे, वो इक्तिसादी हालात पे पड़ेंगे, गैस की महंगाई की सूरत पे पड़ेंगे, बिजली की महंगाई की सूरत पे पड़ेंगे, पेट्रोल की महंगाई की सूरत पे पड़ेंगे और करेंसी गिर जाएंगे। और इनसे यकीनन शायद खुदा इनसे नाराज है, पता नहीं क्या है, कोई गलत फैसले होने वाला है, क्योंकि इनके जवाल के सितारे पिछले 4 पर थे, तेजी के साथ जो है वो 1/1 तक आ गया है। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मियां नवाज साहब वापस आ रहे हैं, पहले मरियम साहब आएंगी, उनके बाद मियां साहब की वापसी है। देखिए, मरियम तो आएगी, मियां नवाज शरीफ के भी आने के इम्कानात रास्ते उसके लिए बिल्कुल खुले हैं। वो खुद से नहीं आना चाहते हैं तो एक अलग बेस है, इसके लिए रास्तों में कोई रुकावट किसी किस्म का नहीं है। ये सब जमा होने के बावजूद, ये बात याद रखिएगा, ये सब मियां नवाज शरीफ जितनी जमातें सब जमा होने के बावजूद इमरान खान इनको इबरतनाक शिकस्त देगा, इमरान खान जीत जाएगा, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। हाँ, अलबत्ता ये बात मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, कोर्ट के हवाले से इमरान खान के लिए थोड़े से मुश्किलात मसले मसाइल ज़रूर है, वहाँ कुछ रुकावटें हो सकती, वरना अवामी ताकत, अवामी हिमायत, अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे और नेक्स्ट जो है वो 2023 में ही इलेक्शन होंगे और इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। क्योंकि जैसे 2007 में मैंने पेशन गोई की थी 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बनने की, उसी तरह इमरान खान के सितारे, वज़ीर आज़म के सितारे बुलंदी और कामयाबी और उरूज के साथ मौजूद थे। जब मैं इमरान खान के सितारे अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ देखता हूँ तो इमरान खान के सितारों में
और खुशहाली के साथ साथ और उरूज नजर आता है, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी नजर आती है। जी यानी कि आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? बल्कि अगर मैं यूं कहूं तो ये मायूसी वाली बात नहीं है, ये कुछ चीजें हैं हम ये बताना चाहते हैं। बल्कि मैंने तो अपने तमाम दोस्तों से कहा यार अपने घरों में कम से कम 5-6 महीने के लिए राशन माशन जरूरियात जिंदगी अपने घर पे रखें। और हालात जिस तरह जा रहे हैं, एक महीने का राशन पूरा नहीं हो रहा बहिश्ती साहब, 5-6 महीने का राशन कहाँ से रखेंगे? महंगाई कितनी हो गई है, आटा कहाँ मिल रहा है, आटे का बहरान है हमारे मुल्क में। कुछ मसाइल तो है ना, अब क्या करें। इस हवाले से मैंने अपने दोस्तों से जो हमसे वाबस्ता लोग हैं उनसे यही गुजारिश करते हैं कि अल्लाह, वैसे अल्लाह है हमारे, यकीन हमारी राय की कोई हैसियत भी नहीं। हम एक इल्मी जैसे महकमे मौसमियात राय देते बारिश की, इसी तरह हमारी भी एक प्रेडिक्शन होती है। मैं तो चाहता हूँ ये प्रेडिक्शन गलत हो, मगर हालात पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक नहीं है। मौजूदा हुकूमत की वजह से अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ने वाला है वो यकीनी तौर पर मैं और आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे शायद आने वाले वक्त में। यानी कि आने वाले 2 महीनों में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, 90 दिन में हो जाएंगे इलेक्शन, या उसके बाद ही होंगे? ये तो कोशिश पूरी करेंगे डिले करने की। इलेक्शन पंजाब के पीके पूरी पाकिस्तान के एक साथ होंगे। ये अपने हरबे वगैरह इस्तेमाल करेंगे, खान साहब रोड पे आ जाएगा और मजीद जो है गर्मा गर्मी देखेंगे। अब क्योंकि हालात इस नहज तक आएंगे, जल्दबाजी में इनसे मजीद गलत फैसले होंगे, इतना गैस बिजली को आगे बढ़ाएंगे जिसका शायद पाकिस्तानी अवाम सोई कौम भी इस वजह से जाग जाएगी। और मजीद जो है वो मौजूदा जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी तो खैर मखसूस कुछ जगहों से वो जीतेगी, मगर जो जवाल की कैफियत है वो मुकम्मल तौर पर, चाहे मियाँ नवाज शरीफ आए या ना आए, चाहे मरियम आकर जनाब ली दौरे करे, कुछ भी करे, जो मुस्लिम लीग के ऊपर जो अजाब आनी थी इसके भाई की वजह से, शहबाज शरीफ की वजह से, उसके असरात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए जवाल की कैफियत के साथ इंतहाई बुरी हालत के साथ पड़ेगी, जिससे इनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा होंगे, मुस्लिम लीग तोड़फोड़ का शिकार हो जाएगी। और साथ साथ ये भी बता दूं कि मरियम का सितारा वाहिद मरियम है जिसका सितारा बुलंदियों पर है। आने वाला वक्त मरियम भी इस पार्टी को लेकर आगे बढ़ेगी। बाकी शहबाज शरीफ बच्चे भाग जाएंगे, मुल्क छोड़ जाएंगे। अब हम जो देख रहे हैं सागदार भी इस 2023 में वापस भाग के तरीके से जो है वो निकलने की कोशिश करेगा। जो समेटना था समेट के निकल जाए, अपने जायदाद घर बेच देगा और निकल जाएगा। ये डार साहब ने तो और ही बुरा हाल कर दिया। निगरा हुकूमत का सेटअप कौन लग रहा है, किसका नाम सामने आएगा, कौन आने वाला है, कुछ है आपको आइडिया? सितारे किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? उस वक्त जब इंशाल्लाह जब नाम सामने आएंगे तो उस वक्त उनमें से हिसाब लगा कर आपको बताएं कौन आएगा। आगे निगरान सेटअप आ जाएगा। और अब आपने बड़े डेली आप प्रोग्राम में बहुत दिलचस्प प्रोग्राम होंगे। दिन बे दिन आप देखेंगे सियासी हरारत आसमानों की तरफ चली जाएगी। मजीद अगले तकरीबन जनवरी और निकलते ही फरवरी के महीने जो है वो देखने वाला महीना है, और उसमें हम सियासी उरूज और फिर मार्च में जब हम दाखिल होंगे, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो, और यकीनी तौर पर सियासत की बुलंदियों पर हम खड़े होंगे। जी चलें जी, तो नाम किसी का सामने नहीं आ रहा, आपके सितारों में किसी का नाम नहीं आ रहा कि निगरान सेटअप में कौन आएगा? जब तक कोई नाम ना होगा तो, क्योंकि इमरान खान साहब की डिटेल, इसलिए हम अगले 2023 या अगले 5 साल के लिए इमरान खान वज़ीर आज़म देखते हैं। तो उस दौरान बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब, थैंक यू सो मच। और आपने क्लियरली कह दिया, ऑन एयर कह दिया है कि अगले आने वाले 5 सालों में ये एज ए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ही देखते हैं। तला ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आपको अपडेट करते हैं कुछ मौसम के हवाले से। मौसम की बात करें तो नए साल जनवरी में सर्दी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से सर्दी बढ़ गई है और दूसरी जानिब पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे मजीद हसीन हो गए हैं। चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लाहौर में सर्द हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी हो गई है। महकमा मौसमियात ने कराची में पीर के दिन से पारा 8 डिग्री तक गिरने का इम्कान जाहिर किया है और कोयटा, ज़ियारत, खुजदार समेत बलूचिस्तान इस वक्त शदीद
ठंड की लपेट में है। शुमाली मगरबी हवाओं का ये सिलसिला बालाई और ज़ेरी सिंध समेत कराची में भी आइंदा पूरे हफ्ते सख्त सर्दी की वजह बनेगा। अहम शहरों के दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11, कोयटा में -4, लाहौर में 6, इस्लामाबाद में 7 और पेशावर में भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट हमारे शो के लिए, बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को, लेकिन आज है फ्राइडे और कमांडर जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं जो मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद कामरान के साथ। तो लेते हैं एक ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन एंड थैंक यू तलहा एंड वर्दा। अब कुछ बात करेंगे विजन 2040 की। और नाजरीन, घर इंसान की बुनियादी जरूरियात में से एक अहम जरूरत है और आज के महंगाई के दौर में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए अपने घर के हुसूल को मुश्किल तरीन बना दिया गया है। माजी में हुकूमतों ने कम लागत घरों के कई मंसूबे भी अनाउंस किए, लेकिन इन्हें पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। कराची में आज से शुरू होने वाली सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो कम कीमत घरों की सबसे बड़ी नुमाइश है, जिस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बिल्डर के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। बहुत शुक्रिया कमांडर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे आपको और साथ साथ इस एक्सपो के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत सी सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो भी यहाँ पर लगती रही हैं। आपकी जो ये एक्सपो है ये उनसे मुख्तलिफ कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से शुरू होने वाली हमारी सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो ये चौथी एक्सपो है जो हम मुसलसल कर रहे हैं हर साल। अच्छा। और 2019 में हमने स्टार्ट लिया था। अच्छा, हमारी एक्सपो बाकी तमाम प्रॉपर्टी एक्सपोज से डिफरेंट इसलिए होती है कि इसमें जो पैकेजेस हम ऑफ़र करते हैं वो लो कॉस्ट होते हैं। ठीक है, जो भी घर हम वहाँ पे लोगों को दे रहे हैं उस पे हमने प्रॉफिट नहीं रखा। लिल्लज़ीना आसनू फ़ी हाज़िह दुनिया हसना के उसूल पे कि जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है, हम घर ऑफ़र करते हैं और हम प्रॉफिट रब से लेते हैं, इंसानों से नहीं लेते। मतलब हर बिल्डर लोगों से प्रॉफिट लेता है, लेकिन हम अपनी इस एक्सपो में लोगों से प्रॉफिट नहीं लेते, हम रब से प्रॉफिट लेते हैं। इसलिए हमारे जो पैकेजेस हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनबिलीवेबल होते हैं। जिस तरह 2019 में जब हमने एक्सपो की तो हमने 12 लाख में बंगला बुक किया। अच्छा। तो लोगों ने कहा 12 लाख में तो बन ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बन सकता 12 लाख में, ये बंगला 20 या 30 लाख में बनेगा। तो उन्होंने कहा जी कैसे बनेगा ये, फिर आपने बुक क्यों किया? मैंने कहा देखें इसको रब ने बनाना है, ठीक है, हमने सिर्फ एक भलाई करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बंगले बन रहे हैं। 3.5 साल में हम वो डिलीवर भी कर रहे हैं 12 लाख में बंगला। और किसी ना किसी तरह से वो पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब आप रब के लिए काम करते हो, जब आप रब से उम्मीद लगाते हो तो रब तो अता करता है। ये तो रब का कुरान पाक में इरशाद है कि मुझसे ठीक है, तो उससे ज़्यादा सुनने वाला, उससे ज़्यादा हमारी सुनने वाला वो शहरक से भी करीब है, ठीक है, और उससे ज़्यादा अता करने वाला और उससे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल। तो इसलिए हम हमारी एक्सपो जो है उसमें जो पैकेजेस होते हैं वो इंतहाई लो होते हैं, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है बहुत आसानी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो हज़ारों में उनकी तादाद चली गई है बहुत कम अरसे में। हालांकि कमांडर सिटी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, उसमें वहाँ इस वक्त लोग रह रहे हैं, वहाँ पे 350 फैमिलीज़ रह रही हैं। अच्छा। हज़ारों घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल वो इंजॉय कर रहे हैं। टोटल ये एरिया कितना है? ये जो हमने अभी मॉडल जिस पे काम शुरू किया है इस पे 5000 यूनिट्स हैं इसमें। अच्छा। और 25,000 लोगों ने इसमें बसना है 2025 दिसंबर तक, ठीक है। अच्छा। तो इंशाल्लाह इसी साल हम 1000 घर दे देंगे, ठीक है। माशाल्लाह। जी जी, पोजीशन दे देंगे इस साल। जी पोजीशन दे देंगे, ऑलरेडी दे चुके हैं, लोग रह रहे हैं। 350 घर तो दे दिए हैं, लेकिन इसी साल 2023 के दिसंबर तक हम 1000 घरों का पोजीशन इंशाल्लाह दे देंगे इंशाल्लाह। जी जी, ठीक है। और दूसरा ये जो एक्सपो हो रही है इसमें आप कितने कम लागत के घर जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं? इसमें हमारे लिए अब इस वक्त चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और चीज़ें आउट ऑफ रीच चली गई हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बहुत महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी
जो हमने अभी ऑफ़र्स बनाई हैं जो आज से आवाम के लिए अवेलेबल हैं, उसमें हमने ऐसा किया है कि एक तो जो हमारे प्लॉट्स थे जो उनकी रेगुलर प्राइस थी उसको एकदम से हमने रिड्यूस कर दी और 4 लाख रुपए का स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारे पास 24 लाख का जो प्लॉट था 80 गज़ का, वो इन 3 दिनों में 20 लाख में ख़रीदा जा सकता है। और मैं नहीं समझता कि एक लिवेबल सोसाइटी में जहाँ लोग रह रहे हों, बस रहे हों, तमाम अमेनिटीज़ हों, ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ आपको 20 लाख का प्लॉट मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक तो हमने प्लॉट्स पे जो है वो 4 लाख स्पेशल डिस्काउंट 3 दिनों के लिए कर दिया। अब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो हम जो 80 गज़ का बंगला है सिर्फ 34 लाख रुपए में दे रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन शामिल है, प्लॉट शामिल है और डेवलपमेंट शामिल है। 3 चीज़ें शामिल है। ये 3 चीज़ें इतने कम बजट में कोई और बिल्डर मैं नहीं समझता वो दे सकता है। ठीक है, इस तरह से हम जो अपार्टमेंट्स लेके आए हैं अभी, लो कॉस्ट अपार्टमेंट जिनको हम कह रहे हैं, उसमें जो बेसिक अपार्टमेंट है 2 रूम अपार्टमेंट जिसमें एक किचन, बाथ, टेरेस है, वो सिर्फ 22 लाख में अवेलेबल है। और 22 में भी आपने 12 लाख देना है 20,000 रुपये महीना करके, और 10 लाख बिल्डर लोन दे रहा है जो आपने इजी होम फाइनेंस स्कीम में 10,000 रुपये महीना रहते हुए अदा करना है। तो सिर्फ 12 लाख आप पे करेंगे 4 साल में। अब मैं समझता हूँ कि 20,000 रुपये महीना एक लोअर मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर लेता है। अगर आप डाउन पेमेंट कितनी है? 1 लाख रुपए सिर्फ। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन है, बाकी आप 20,000 रुपये महीना देना शुरू कर दें, आप अपने अपार्टमेंट के मालिक बन जाएंगे। तो अब ये इस तरह के जो पैकेजेस हैं ये हम एक्सपो में लेके आते हैं, जिससे हमें बेइंतहा मतलब रिस्पांस मिलता है, क्योंकि इतने लो कॉस्ट तो गवर्नमेंट भी नहीं दे सकी अभी तक। देखें कितने वादे पिछले 5 साल से हमने सुने, ठीक है, कि लो कॉस्ट, मतलब अमीर को तो घर का मसला नहीं है ना, मसला तो उस गरीब को चाहिए जो 30,000 20,000 किराया दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। घर तो उसको चाहिए, ठीक है, और घर ज़रूरत भी है, ये तो बुनियादी ज़रूरत है ना, कि आपका जो इनकम है अगर वो किराए में जा रहा है तो आपका एक बड़ा जो हिस्सा है इनकम का, जो लोअर मिडिल क्लास है स्पेशली, उनका एक बड़ा हिस्सा किराए की मद में चला जाता है। ठीक है, सही है। तो ये तो इस तरह की स्कीमें जो हैं वो बाकी बिल्डर्स को भी करनी चाहिए कि ठीक है, हमने अगर 2-3 स्कीम्स कर ली प्रॉफिट के लिए, तो एक ऐसी भी तो करो ना जो रब के लिए करो ना, जो रब के लिए करो। ठीक है, तो मेरा यही है कि मैं ये जो लो कॉस्ट हाउसेस लेके आया हूँ, इसमें देखें जो कमी है वो कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है ना, वो फिर हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसमें अल्लाह बरकत डाल देता है और वो वहाँ से कमी पूरी हो जाती है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, कमर साहब, अब एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं। एक तो ये लोकेशन कहाँ पे इस सोसाइटी की, और साथ साथ क्या कोई भी बंदा यहाँ पे प्लॉट जो है वो ले सकता है प्लॉट? देखें, इसमें कोई भी शख्स ले सकता है, ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ओके। और लोकेशन इसकी मोटरवे M9 पे है। इस वक्त सारे प्रोजेक्ट्स बड़े M9 पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शहर में अब गुंजाइश नहीं है कि अब 200, 400, 500 एकड़ पे कोई प्रोजेक्ट कर सकें। बिल्कुल सही। तो आपने बाहर निकलना है। हाँ, आप लोगों की बुनियादी ज़रूरियात वो पूरी करें। ट्रांसपोर्ट हमने दी सबसे पहले, शारे फैसल तक हमारी अपनी ट्रांसपोर्ट चलती है, बिजली हमारी अपनी है, और इस महंगाई के दौर में हम 25 रुपये यूनिट चार्ज कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली है। ठीक है, ये सोलर ले रहे हैं या फिर नहीं, हम डीजल पे बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम सब्सिडी दे रहे हैं, हमें महंगी पड़ रही, हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम लोगों पे लोड नहीं डाल रहे। ठीक है, इस तरह पानी हम फ्री दे रहे हैं, 24 घंटे मुफ्त पानी, आपको साफ़ सुथरा पानी वहाँ पे मिल रहा है, और इंतहाई सस्ते यूनिट्स मिल रहे हैं, मतलब इतने सस्ते कि किसी और डेवलप्ड सोसाइटी में शायद आपको इतने का प्लॉट भी ना मिले। अब 34 लाख में बंगला मैं कह रहा हूँ, अब 34 लाख में प्लॉट भी नहीं मिल सकता एक डेवलप्ड सोसाइटी में, हाँ, वीराने में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो फिर अगले 50 साल इसी तरह पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक डेवलप्ड सोसाइटी जहाँ लोग रह रहे हो, जहाँ फैमिलीज रह रही हो, और पोजेशन का बहुत मसला होता है कि लोग आप बाय कर लेते हैं, आप किस्तें दे रहे होते हैं, उसके बाद आपको पता नहीं होता आपका प्लॉट है कहाँ पे, और फिर पोजेशन देते हुए बहुत मसाइल होते हैं। तो हम तो देखें अभी एक्सपो में हम जो आज से कर रहे हैं, हम कल और परसों सैटरडे संडे को विजिट्स, हमारी शटल गाड़ियाँ खड़ी हैं,
जो भी लोग आएंगे सबसे पहले वो विजिट करेंगे। ओके। वो जाके फिजिकली लोगों से मिलेंगे, सोसाइटी को देखेंगे। आपकी गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी होंगी? कहाँ पे? हमारी जो हॉल नंबर 5 है एक्सपो का, उसके बाहर हमारी शटल सर्विस मौजूद होगी। ठीक है, सारा दिन विजिट्स होते रहेंगे, सैटरडे को भी, संडे को भी। ठीक है, अब ये लोग खुद जाएं, देखें सोसाइटी को, लोगों से मिले जो वहाँ बस रहे हैं। ठीक है, हमारे मॉडल हाउसेस देखें, सारी फैसिलिटीज़ देखें और वापस आके बुकिंग करवाएं। ठीक है, अब इस तरह तो किसी बिल्डर ने आज तक नहीं किया ना, बिल्कुल ऐसा कि आप जाके पहले मेरी सारी, ये वही करेगा जिसने अच्छा काम विजिट कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिसने डिलीवर किया है, वही ये करेगा ना कि शहर से 50 मील दूर अगर फैमिलीज को मैंने बसा दिया है तो इसका मतलब है कि कुछ कंफर्ट उनको दिया है मैंने ना, उधर हमने रात दिन एक किया है। यही डिलीवरी जो है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो अपने खून पसीने की कमाई बिल्डर के हवाले इसलिए नहीं करते कि वो सालों तक जो है वो परेशानी का सामना उनको होता रहे। नहीं, अगर बिल्डर ने कमिट किया है कि मैं 2 साल में ये दूंगा, 3 साल में ये दूंगा, तो बिल्डर को देना है, बिल्डर को डिलीवर करना है। यही वजह है कि कमाने बिल्डर्स का एक नाम बनता जा रहा है। वो सिर्फ एक रीज़न है कि हम डिलीवर कर रहे हैं, हम जो वादा कर रहे हैं लोगों से वो पूरा कर रहे हैं। और चीज़ जो हम इस वक्त इस एक्सपो में कर रहे हैं कि हम कराची के अंदर बिल्कुल तैयार अपार्टमेंट 100% क्रेडिट पे दे रहे हैं। अच्छा, इस वक्त 100 से ज़्यादा अपार्टमेंट मेरे पास रेडी है। एयरपोर्ट के पास कमांडर इनक्लेव प्रोजेक्ट है हमारा। आप सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस की मद में 16 लाख रुपए दे दें, बाकी हर साइज का अपार्टमेंट हमारे पास है। पोजीशन मिल जाएगी? पोजीशन फौरी मिल जाएगी। आप रहते हुए 40 महीनों में पेमेंट करें, आप अपना किराया बचाएं। तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव ऑफर। अपार्टमेंट का साइज क्या है? अपार्टमेंट हमारा 600 स्क्वायर फुट से लेके 1650 स्क्वायर फुट, 6 कैटेगरीज हैं। और अपार्टमेंट बिल्कुल रेडी है और फैमिलीज रह रही हैं। 16 लाख दें और आप शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल शिफ्ट। और पर मंथ की जो किस्त वो फिर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा, मतलब 55 लाख 60 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक जाता है वो। तो वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज रेट्स हैं जो मार्केट के रेट हैं, लेकिन आपको आसानी हम ये दे रहे हैं कि आप 40 महीनों में पेमेंट करें। अपार्टमेंट अगर आप 40-50 हज़ार किराए पे रह रहे हैं, अब देखें 40 महीनों में 20 लाख किराया भी तो बचा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। तो इतनी आसानी किसी बिल्डर ने इससे पहले नहीं दी जो हम कराची के अंदर जो है अपने प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। अच्छा, और सर ये अब आप जो इस जो एक्सपो आप करवा रहे हैं, रिस्पॉन्स कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और गुज़श्ता आपने बताया कि आप इससे पहले भी एक्सपो करवाते रहे, उनमें रिस्पॉन्स कैसा रहा आपका? देखिए, उनमें तो अमेजिंग रहा। ठीक है, इस दफ़ा चूँकि बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात इस वक्त बिल्डर्स के लिए स्पेशली, कि बिल्डर जो डॉलर का नहीं पता कहाँ जाके रुकेगा, आप कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिस तरह बिल्डर तो ये होता है ना कि वो 4 साल में एक प्रोजेक्ट होता है तो वो पहले से वो एक इन्फ्लेशन लगा लेता है। ठीक है, तो इस वक्त बिल्डर तो बिल्कुल बेबस हैं कि अगर वो कोई 40 लाख में कोई प्रॉपर्टी कमिट करते हैं और 2 साल बाद रेट डबल या ट्रिपल हो जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बिल्डर्स जनरली परेशान हैं। लेकिन हमारा चूँकि एक सिस्टम है कि हम प्रॉफिट नहीं लेते लोगों से और इंतहाई सस्ती चीज़ देते हैं और फिर कहीं ना कहीं से रब उसको बैलेंस कर देता है, तो इसलिए हमें इससे पहले भी अच्छे रिस्पांस मिले हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एक्सपो में भी हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम भलाई का काम कर रहे हैं। फिर हम 5% घर फ्री भी देते हैं। हर 100 में से 5 घर बेवाओं के लिए फ्री हैं। अगर मुझे लोग सुन रहे हैं और कुछ ऐसी बेवाएं हैं जिनके माइनर छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों वाली बेवा को मैं तरजीह देता हूं, इसलिए कि उन बच्चों को फिर हम एजुकेट भी करते हैं, उनके यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, वो सब जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। अंदर स्कूल्स भी हैं? इस स्कूल भी हैं बिल्कुल, और बेहतरीन स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, मतलब आम स्कूल नहीं है। ठीक है, बहुत ख़ास स्कूल हैं, बहुत हमारी हर चीज़ ख़ास है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, हॉर्स राइडिंग, तीर अंदाजी, स्विमिंग, वेरी नाइस स्विमिंग, बेहतरीन स्विमिंग पूल, बेहतरीन कम्युनिटी हॉल, बेहतरीन गार्डन्स, बेहतरीन क्लास की लिविंग है वहाँ पे, और गरीब लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह यही गरीब लोग इंशाल्लाह जब इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे, क्योंकि वहाँ पे हम जॉब्स भी दे रहे हैं, वहाँ पे हम बिज़नेस भी करवा रहे हैं, वहाँ पे हम ज़िंदगी बदल दो प्रोग्राम यंग बिल्डर
मतलब हर घर से एक बच्चा लेके उसको बिल्डर बना रहे हैं, वो भी एक्सपो में मौजूद हैं वो बच्चे, उनसे भी लोग आके मिलें, ठीक है, ताकि इंस्पिरेशन लें उनसे कि किस तरह एक यंग बच्चा 5 साल में करोड़पति हम बना रहे हैं उसको। माशाल्लाह, बहुत नेक काम कर रहे हैं जाकिर साहब, और मेरी बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपके इस नेक काम में मजीद बरकत डाले। बहुत शुक्रिया कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।